हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका सरकार। आज इस वीडियो में आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगी, जहां पर ये आपको फर्स्ट वीडियो होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द साइकोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो दोनों एक साथ मिल करके जब रेगुलेशन करते हैं, काम करते हैं, तो उनको हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं? साइकोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। साइकोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब आप बोलेंगे कि न्यूरल सिस्टम क्या हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम क्या हुआ? तो न्यूरल सिस्टम का मीन्स जो नर्व्स के बारे में जहाँ हम डील करेंगे, इसका एक पूरा चैप्टर है विच आई विल ऑल्सो टीच यू। एंड एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हो गया सिस्टम विच सिक्रीट्स हार्मोन, विच डील्स विथ हार्मोन सिक्रीशंस। आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट, बट दे आर वाइटल नेसेसिटी ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में अगर वैसे किसी भी हार्मोन की डिफिशिएंसी हुई तो कोई ना कोई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ही होंगे, है ना? नॉट ओनली डिफिशिएंसी, बल्कि अगर उसकी अमाउंट में इंक्रीमेंट भी होगा, यानी उसका हाइपर सेक्रेशन भी अगर हुआ, तो भी वो किसी ना किसी डिजीज़ का कारण बनेगा। जैसे कि अगर थायराइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। बोथ द केसेस आर नॉट नॉर्मल केस। दोनों ही केस क्या है? दोनों ही केस है प्रॉब्लमेटिक केस, जहाँ पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मीन्स नॉट अ नॉर्मल केस। तो उसी तरह से हम और कुछ और भी बहुत हार्मोन्स हैं जिनके बारे में जाकर के पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में, एंड दिस इज दैट चैप्टर। सेकेंड पॉइंट क्या है? द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज वेरी फास्ट एक्सेप्ट एंड शॉर्ट लिव्ड, whereas the chemical coordination is usually slow, widespread and long lasting। यानी जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत फास्ट होता है एंड बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे कि अगर एक कप ऑफ टी आपके सामने रखा हो एंड आपने उस पर गलती से अपना फिंगर डाल दिया, या कई बार ऐसे होता है कि बहुत गर्म होता है, हम पीने चले जाते हैं और टंग पे लग जाता है, तो कितना फास्ट रिस्पॉन्स होता है, तुरंत जो कप है वो हटा लेते हैं वहाँ से। या गर्म पानी में आपका हाथ चला जाए तो आप उसको 1 मिनट बाद हटाओगे, विद इन अ सेकेंड, और यू कैन से माइक्रो सेकेंड में आप वहाँ से अपने हाथ को हटा लोगे। क्यों? क्योंकि आपका न्यूरॉन एक्ट किया, उसने रेस्पॉन्स भेजा। रेस्पॉन्स भेजने के बाद में फिर वो सिग्नल ट्रांसमिट करके आपके हाथ पे आया, तब आपने हाथ हटाया। तो यू जस्ट थिंक कि ये जो पूरा सिस्टम था कि सिग्नल का जाना, फिर वापस आना एंड देन आपका हाथ का हटाना, ये कितना जल्दी हो जाता होगा, क्योंकि हम लोग तुरंत हाथ हटा लेते हैं अगर किसी गर्म चीज़ में हमारा हाथ पड़ जाए तो। दैट्स वाई काफ़ी फास्ट है, बट शॉर्ट लिव्ड। ऐसा नहीं, थोड़े टाइम के लिए ही होता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपके जो फीलिंग आपको गर्म पानी या गर्म चाय में हाथ गलती से भी अगर चला जाए तो जो फीलिंग आपको होगी वो आपको होती रहेगी ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम के लिए होता है बट बहुत फास्ट होता है। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन यूजुअली स्लो, वाइडस्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग। वही अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो स्लो होगा, हार्मोन सिक्रीशंस टाइम लगता है, वो स्लोली होता है आपके बॉडी में। वाइडस्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट inverted by nerve fibers, but the cellular function need to be continuously regulated, so a special kind of coordination and integration has to be provided. So the function is carried out by endocrine system। यानी जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी के वो क्या होते हैं? इन्वर्टेड नहीं होते हैं नर्व फाइबर्स के थ्रू, लेकिन सेलुलर फंक्शंस उनमें होनी चाहिए ताकि उनका जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता रहे। सो सॉरी स्टूडेंट्स, एंड बस इसी तबीयत ख़राब की वजह से ही आई थिंक 7-8 दिन से आप लोगों का क्लास बहुत ही डिस्टर्ब रहा है। ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए, कभी कभी लेक्चर्स अपलोड ही नहीं हुए, बट यस थोड़ा बहुत वॉइस प्रॉब्लम है, मेरा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कोशिश करना समझने का। सो क्या बोला? हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, मतलब उसको रेगुलेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि वो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो कंटिन्यूसली रेगुलेट करता रहे। नहीं, उसके रेगुलेशन बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इसी की वजह से
एक there is a system, an endocrine system perform that function. The branch of biology which deals with the system of endocrine system and its physiology is known as endocrinology. आपको याद रखना है कि जो बायोलॉजी का वो ब्रांच जो डील करता है एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को, उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं. थॉमस एडिसन जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थे. थॉमस एडिसन क्या थे? थॉमस एडिसन फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थे. ये आपको याद रखनी है. अब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड pour their secretion directly into the blood and these glands lack ducts. So these glands are called as ductless glands. यानी जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है उनमें कोई डक्ट्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं. उनमें कोई डक्ट्स नहीं होते हैं. और क्योंकि उनमें कोई डक्ट्स नहीं होते हैं उसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. एज वेल डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. और वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं. किसी डक्ट के थ्रू नहीं करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं उनके सेक्रीशन को. वेयर इज द ग्लैंड विद डक्ट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट एंजाइम एक्सेट्रा. वही अगर हम उन ग्लैंड्स की बात करेंगे जो डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करेंगे उनको एंडोक्राइन, उनको एक्सोक्राइन, उनको क्या बोला गया है? एक्सोक्राइन ग्लैंड. और जो डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट नहीं करेंगे, जो डक्ट्सलेस होंगे, उनको बोलेंगे एंडोक्राइन. और एक्सोक्राइन हम किसको बोलेंगे? जो ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करेंगे. और वो क्या सिक्रीट करेंगे? एंजाइम सिक्रीट करेंगे. सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज हॉर्मोन्स एंड द मीनिंग is of the word hormone in Greek is to excite. तो इसका ग्रीक मीनिंग दे रखा है और उनका काम क्या है? हार्मोन सिक्रीशन करना. एंड ग्रीक मीनिंग दे रखा है. ग्रीक मीनिंग क्या हुआ? टू एक्साइट. दैट इज हार्मोन. ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड where hormone producing cells present in cluster tissue form called the organized endocrine glands. एग्जाम्पल हो गया पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, पैथायरॉयड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल. ठीक है, ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है. क्या क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहला पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, पैराथायरॉयड, pineal gland, thyroid gland, thymus, adrenal gland and gonads. Gonads means testis in male and ovary in female. ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए. दूसरा क्या होता है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड फॉर्म में. जो भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो जब स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड और डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम. उसके एग्जाम्पल क्या है? हार्ट है, लिवर है, किडनी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है. हार्ट, किडनी, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें से किडनी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है. आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दैट इज द इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन. दैट इज द इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन. डिफरेंस देखते हैं हम नर्वस एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में. सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है कि नर्वस या कोऑर्डिनेशन में इंफॉर्मेशन पासेस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग द नर्व फाइबर. एंडोक्राइन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन पासेस एज अ केमिकल सब्सटेंस टू द ब्लड एंड लिम्फ. यानी यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू हो रहा है और यहाँ पर कहाँ किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू हो रहा है. देयर इज अ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हमने अभी कहा था आपको विद एन वेरी गुड एग्जाम्पल विच यू कैन ऑलवेज रिमेंबर और कीप इन योर माइंड कि यहाँ पर रैपिड ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन का होता है. वहीं अगर हम एंडोक्राइन या कोऑर्डिनेशन यानी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बहुत ही स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, वेरी एग्जैक्ट एंड शॉर्ट लिव्ड इन केस ऑफ अ नर्वस. एंड अगर हम बात करें केमिकल की तो रिस्पॉन्स इज यूजुअली स्लो, वाइड स्पॉट एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. एग्जाम्पल मैं दोबारा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि रिस्पॉन्स इमीडिएट, वेरी एग्जैक्ट एंड शॉर्ट लिव्ड क्यों बोल रहे हैं नर्वस में? क्योंकि कोई भी प्रकार का बॉडी में हमें स्किन में कोई तरह से हमें इरिटेशन हुआ, किसी गर्म पानी में हमने हाथ डाल दिया, कभी गलती से अब बहुत गर्म दूध, चाय, पानी कुछ भी अगर पीने लग जाते हो तुरंत आपको सेंसेशन होता है माउथ पे, हम तुरंत हटा देते हैं ग्लास को. सो ये बहुत फास्ट होता है. तभी हम इतना फास्ट होता है कि रिस्पॉन्स जो है ट्रैवल करके बैक आ गया एंड तब जाकर के हमारा बॉडी पार्ट्स फंक्शन भी किया और वो भी इतना जल्दी हुआ. तो आपको पता चल ही रहा है कि किस वजह से इतना फास्ट हो रहा है, कितना इमीडिएट हो रहा है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी हो रहा है.
राइट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में, जहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे हम और भी डिटेल में अबाउट हार्मोन। द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टार्टलिंग। ओके, एक और चीज़ मैंने आज एक चीज़ नोटिस किया। आज जिस स्टूडेंट को मैंने आज पढ़ाया, मतलब इसको मैं पढ़ा रही हूँ नॉर्मली ऐसा ऑफलाइन, ऑनलाइन बच्चों का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टीच यू इन अ लाइव क्लास, बिकॉज उसके लिए मुझे चाहिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड यहाँ पर मेरा सिर्फ मोटिव था कि मैं आप लोगों तक नॉलेज पहुँचाऊँ, जो मेरे पास है वो पहुँचाऊँ। बाकी सब्सक्रिप्शन तो मेरे हाथ में नहीं है, एंड जब तक होता नहीं है तब तक लाइव क्लास इज़ नॉट पॉसिबल, इंट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, एंड अनलेस एंड अनटिल इट विल हैपन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है। बट हाँ, मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका मैं बता सकती हूँ, उनका मुझे पता है। और वहाँ से मुझे एक चीज़ आज बहुत अच्छे से नोटिस हुआ कि बायोलॉजी में बच्चों को स्पेलिंग में बहुत प्रॉब्लम होता, प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये चीज़ हम लोगों को भी हुआ था व्हेन वी स्टार्टेड, बट जब हम टीचर बन जाते हैं, इतने लॉन्ग जर्नी में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। ऐसे तो टीचर को बच्चा बन करके ही पढ़ाना चाहिए, बट कई बार हमारे दिमाग में से आउट हो जाता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो भी सकता है, क्योंकि हमें भी कभी ये प्रॉब्लम हुआ था। तो जैसे आज मैंने उस बच्चे में वो प्रॉब्लम नोटिस किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, मुझे भी आज से 6-7 साल पहले शायद होता होगा ये चीज़, मतलब होता था। तो इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेस दे करके रिपीट करके बोल रही हूँ, ताकि अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को पॉज करके, रिपीट करके, स्लो करके, जैसे करके देखना होगा देख लेगा। बिकॉज ये प्रोनाउंसिएशन, ये स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं कि हमें जाकर के थ्योरी लिखना है इसलिए वो ज़रूरी है, ऑल्सो फॉर अ गुड सेंस ऑफ नॉलेज। क्योंकि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही नहीं करोगे तो आप कभी सही तरीके से उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट हैव एनफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, आप हमेशा गलती कर दोगे। तो इसी वजह से यू मस्ट फोकस ऑन द स्पेलिंग्स एंड द प्रोनाउंसिएशन। बहुत गलती करते हैं बच्चे स्पेलिंग्स में, बहुत गलती करते प्रोनाउंसिएशन में। इस मतलब कि विदाउट बोर्ड मैंने नोटिस किया कि डिक्टेशन में तो क्लास लेना मुश्किल, क्योंकि हर लाइन में ऐसा कोई ना कोई वर्ड आ ही जाएगा, कोई हार्मोन आएगा, कोई एंजाइम आएगा, एंड आई हैव टू राइट दैट स्पेलिंग। सो वेल, कोई बात नहीं, उसकी वजह से थोड़ा सा फोकस देना है। सो हार्मोन जो है कॉइंड किया है स्टार्लिंग साइंटिस्ट ने। हार्मोन और ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। क्या बोलते हैं उनको हम? प्राइमरी मैसेंजर्स भी बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज एन इंटरसेलुलर मैसेंजर इन अ ट्रेस अमाउंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल? मतलब ऐसा चीज़ जिससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कुछ चीज़ खा रहे हों, हम फ्रूट्स खा रहे हों, हम सैलड खा रहे हों, हम प्रोटीन ले रहे हों, तो हमें उससे न्यूट्रिएंट मिलता है, हमारी बॉडी को उससे न्यूट्रिएंट मिलता है। बट हार्मोन से ऐसा नहीं मिलता। मतलब हार्मोन इज़ नॉट अ थिंग जो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। दैट्स वाई इट इज़ नॉन न्यूट्रिएंट। इंटरसेलुलर मैसेंजर पे एक्ट करता है और ट्रेस अमाउंट यानी बहुत कम अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होता है, यानी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है? सिक्रेटिन। किसने डिस्कवर किया था? बिलिस एंड स्टार्लिंग ने 1902 में। 1902। मूविंग टुवर्ड योर nature of hormone, the first is proteinaceous, the second one is steroid। तो प्रोटीनेशियस में 3 चीज़ें आई हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड्स और लॉन्ग पेप्टाइड्स। जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है? थायोक्सिन, आइडोथायरोनिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। सबसे पहला है थायोक्सिन, आइडोथायरोनिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। शॉर्ट पेप्टाइड्स क्या है? वैसोप्रिन, ऑक्सीटोसिन, एमएसएच। एमएसएच का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कोई भी फुल फॉर्म आ जाए, एलएच आ जाए, जीएच आ जाए, जीएनआरएच आ जाए, एफएसएच आ जाए, बच्चे हमेशा उसके फुल फॉर्म में कंफ्यूज होंगे, वो उसको वैसे ही बोलेंगे। जब तक आप फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, व्हेन यू विल प्रोनाउंस इट्स फुल फॉर्म, आपको आधे से ज़्यादा चीज़ तो वही पता चल गया। FSH
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब तुमको फुल फॉर्म पता है तो बहुत कुछ पता चल गया, बहुत कुछ। क्या आप अंदाज़ा लगा के उससे रिलेटेड अगर फिल इन द मैच द फॉलोइंग आएगा तो आप कुछ उसमें सोच करके टिक मार्क करके आ सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं है एंड यू आर प्रोनाउंसिंग इट अगेन एंड अगेन FSH, देन आपको वो आइडिया नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आप फुल फॉर्म ही बोलिए। नहीं ज़रूरत है LH बोलने का, नहीं ज़रूरत है FSH बोलने का। उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही बोलो, उसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही बोलो, और तब तक बोलो जब तक वो स्पेलिंग और वो फुल फॉर्म आपको याद नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चैप्टर पढ़ाए और सारी फुल फॉर्म्स तो याद हो गए, लेकिन जैसे ही यूनिट ख़त्म हो के दूसरे यूनिट पे मूव किए फिर तुम्हारा फुल फॉर्म भूल गए, फिर नहीं पता FSH का फुल फॉर्म क्या, फिर नहीं पता LH का फुल फॉर्म क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक याद नहीं होता फुल फॉर्म, जब तक स्पेलिंग याद नहीं हो जाता, तब तक उसको वैसे ही बोलो, उसको FSH नहीं बोलो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो जिसका फुल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग बोलना है। जैसे यहाँ पे MSH तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लॉन्ग पेप्टाइड्स में होगा पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड ACTH। ACTH क्या हो गया? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब आता है फोर्थ में ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स में आएगा TSH, FSH, LH। अगेन देयर इज अ फुल फॉर्म, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इस तरह से इसको याद रखा करो। एंड फिर आता है स्टेरॉइड्स में, जहाँ पे मिनरल कॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो स्टेरॉइड्स में आएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जहाँ पर दिस विल बी मेल हार्मोन, this will found in female and this one in case of pregnancy. चलो मूव करते हैं फिजिकल एंड केमिकल स्पेशलिटीज ऑफ हॉर्मोन्स पे। फर्स्ट क्या है? द मॉलिक्यूल ऑफ द मोस्ट ऑफ द हार्मोन आर स्मॉल एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो, यानी ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हॉर्मोन्स के स्मॉल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मोस्टली हॉर्मोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर एज अ फ्यू आर सॉल्युबल इन फैट इज डिफ्यूजिबल इन टिश्यू। यानी मोस्टली हार्मोन क्या होते हैं? सॉल्युबल वाटर में होता है, लेकिन बहुत ही कम भी है जो फैट में भी सॉल्युबल हो सकते हैं। सिक्रीशन हार्मोन का ऑलवेज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगा, क्यों? बिकॉज बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव सब्सटेंसेस। Hormones are destroyed after use, that is the hormone cannot be stored in our body. Thyroxine is exception in this regard. जहाँ एक्सेप्शन है तो जहाँ भी आपको एक्सेप्शंस मिले वहाँ पे आपको लेना है हाइलाइटर और अच्छे से उसको मार्क करना है, बिकॉज एक्सेप्शन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। लीवर एंड किडनी सेपरेट हार्मोन फ्रॉम ब्लड एंड डिकम्पोज देम। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर इज एक्सक्रीटेड विद यूरिन एंड इट कैन नॉट बी रीयूटिलाइज्ड। यानी लीवर किडनी से जो भी लीवर किडनी सेपरेट हार्मोन्स फ्रॉम द ब्लड एंड डिकम्पोज देम। क्या करेगा? ब्लड से हार्मोन को सेपरेट करने का काम एज वेल उसको डिकम्पोज करने का भी काम, और फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से बाहर, और उसको फिर हम रीयूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अब ये हार्मोन्स जो है नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं। यूजुअली हार्मोन्स जो है डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट सेल बट दे अफेक्ट द एक्टिविटी लेवल ऑफ द टारगेट सेल, दे कंट्रोल द एक्टिविटी लेवल ऑफ द टारगेट सेल। यानी हार्मोन्स जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट उसके एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, इफ़ेक्ट भी कर सकता है, यानी प्रभावित भी कर सकता है। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।